नमस्कार साथी, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। हिंदी नाटक एवं एकांकियों से आज 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं और यह वीडियो का भाग 39 होगा। ठीक है, 38 भाग अभी तक आ चुके हैं, 1840 प्रश्न अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और इस वीडियो के समाप्त होते ही हमारे 1880 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। तो अपने अंक साथ में गिनते रहिएगा कि कितने सही जा रहे हैं आपके आज उत्तर। तो बिल्कुल शुरू करते हैं साथियों वीडियो बिना किसी विलंब के। आपके सामने पहला प्रश्न है साथियों, यह मत किसने दिया, यह विचारधारा किसने दी कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ इस पंक्ति से कि गद्य साहित्य परंपरा का आरंभ हिंदी नाटकों से हुआ है। तो किसने यह पंक्ति दी? भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो साथियों जल्दी से बताएं। बिल्कुल जी साथियों, 2 सेकंड और दे लें। बिल्कुल वेरी गुड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, रामचंद्र शुक्ल आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। बड़ा गलत है ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। असंगत युग्म का चुनाव करना है आपने। यहाँ पर एक तरफ साहित्यकार दिए गए हैं, ठीक है, और एक तरफ नाटक दिए गए हैं। इन साहित्यकार मतलब जैसे गणपति चंद्रगुप्त है तो इन्होंने माना कि गोरक्ष विजय हिंदी का पहला नाटक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना ऐसे। मतलब अभी गलत का चुनाव करना है आपने कि गलत कौन सा है चारों में से। ठीक है, प्रस्तोता जिन्होंने यह माना कि नाटक पहला है हिंदी का, तो बताइए कौन सा असंगत है साथियों। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, बताएं। ए बी सी डी, रामचंद्र शुक्ल गए सुकुमार दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुष को पहला नाटक माना। तो क्या है साथियों, बताइए कौन सा गलत है। जी टाइम ले ले थोड़ा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ये ऑप्शन तीसरा आएगा। रामचंद्र शुक्ल ने गए सुकुमार दास नाटक को हिंदी का पहला नाटक नहीं माना है, बल्कि उन्होंने तो आनंद रघुनंद को ही हिंदी का पहला नाटक माना है, जिसे महाराज विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। ठीक है, बच्चन सिंह ने भी इसी नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना है। ओके, यह भी आपने नोट डाउन कर लेना है। और गए सुकुमार दास यह भी साथियों एक नाटक है और इस नाटक को लिखा है देहलन ने। ठीक है, एक रचनाकार हुए हैं देहलन। ठीक है, ये और देहलन ने गए सुकुमार दास लिखा है। और इसको किसने हिंदी का पहला नाटक माना? तो इसको दशरथ ओझा, ठीक है, किसने? दशरथ ओझा ने हिंदी का पहला नाटक माना है। ओके साथियों, यह भी आपको पता होना चाहिए। बाकी बिल्कुल सही थे, सी विकल्प हमारा गलत है। और गणपति चंद्रगुप्त ने बिल्कुल गोरक्ष विजय जो कि विद्यापति की रचना है, नाटक है, संस्कृत में नाटक है, लेकिन जो तर्क संगत नहीं मान सकते हैं क्योंकि हिंदी में नहीं है ये। ओके, तो गणपति चंद्रगुप्त का यह है बिल्कुल तर्क संगत नहीं है, लेकिन उन्होंने माना है अपनी ओर से, तो बिल्कुल। तो भारतेंदु ने नहुष नाम के नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना, यह भी सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है और चौथा भी सही था, लेकिन गलत का चुनाव करना था, इसलिए सी ऑप्शन। आगे साथियों हमारे पास तीसरा प्रश्न है। आनंद रघुनंद जिसे हिंदी का पहला नाटक माना गया, हिंदी की किस उपबोली में है? तो यह थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आनंद रघुनंद जिसे हिंदी का पहला नाटक माना गया, ठीक है, जिसे महाराज विश्वनाथ सिंह ने लिखा है, वह हिंदी की किस बोली में है? किस बोली में लिखा गया है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या राजस्थानी हिंदी? बताएं। ए बी सी डी। जी साथियों, जी बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ब्रजभाषा। आगे चलते हैं हमारे चतुर्थ प्रश्न पर, ध्यान से देखें। असंगत को चुनना है जहाँ भी।
एक तरफ नाटक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन नाटकों के प्रकार। अब पता ही है 10 भागों में नाटकों को बांटा जाता है। रूपक नाटक एक ही बात है, दृश्य काव्य भी जिसे कहा जाता है संस्कृत में। बताएं साथियों, असंगत का चुनाव करना है, गलत का चुनाव करना है। यहाँ भी एक तरफ नाटक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रकार दिए गए हैं। विष से विषमोसदम भाण, चंद्रावली नाटिका, नील देवी गीति रूपक या अंधेर नगरी रासक। थोड़ा ये पीडीएफ थोड़ा धुंधला है तो माफ़ करेगा, लेकिन स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, वीडियो क्वालिटी है उसको आप थोड़ा बढ़ा लें। जी साथियों, कौन सा यहाँ पर असंगत है बताइए। जी बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल जहाँ पर असंगत होगा, अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेर नगरी यहाँ बिल्कुल रासक नहीं है ये। ठीक है, जहाँ रासक दिया है प्रकार, रासक का प्रकार दिया है कि हाँ ये रासक नाटक है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये प्रहसन है। ठीक है, क्या है ये, प्रहसन है, इसमें हंसी मजाक वगैरह होती। ठीक है, तो रासक नहीं है। डी ऑप्शन वाले वेरी गुड। आगे साथियों हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पर, इसको ध्यान से देखिए। नेत्रोन्मीलन किसका नाटक है, नेत्रोन्मीलन, नेत्रोन्मीलन। ठीक है, किसका नाटक है, राधाचरण गोस्वामी, मिश्रबंधु, भालकृष्ण भट्ट या शिवनंदन सहाय। बताएं साथियों। पांचवा प्रश्न है। जी बिल्कुल साथियों, मिश्रबंधु। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और 1915 में प्रकाशित हुआ, लिखा गया। आगे साथियों हमारे पास छठा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को भी बड़ा कर लेते ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जी हाँ, छठा प्रश्न, प्रसाद के किस नाटक में जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बोलूँगा मैं। प्रसाद के किस नाटक में जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। कल्याणी परिणय, करुणाल्य, प्रायश्चित या राज्यश्री। जी साथियों, छठे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रायश्चित, वेरी गुड। तो इसमें जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। आगे चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न पर। अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह मत स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र का है। बंधु वर्मा, स्कंदगुप्त, विजया या देवसेना। अपने एक वीडियो में हमने शायद ये प्रश्न का उत्तर गलत लगवा दिया था, काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट भी आए थे। आज सुधार करते हैं इसका। बताइए, अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन होता है। जी बिल्कुल साथियों, वेरी गुड। 7वें का बी ऑप्शन आएगा, स्कंदगुप्त की पंक्ति है ये। ठीक है, स्कंदगुप्त नहीं बोला है इसको, क्योंकि वह राज्य नहीं चाहते होते हैं उस नाटक में। आगे 8वां प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद ने किस समस्या को प्रकट किया है। किस समस्या को प्रकट किया है, अनमेल विवाह, तलाक, पुनर्विवाह या उपरोक्त सभी। बताएं साथियों, ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद ने किस समस्या को प्रकट किया है। बहुत सही साथियों, बहुत सही। जी बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न पर, ध्यान से देखिए इसे। जी हाँ, किसने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी। किसने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी।
रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, नागेंद्र या मिश्र बंधु? बताएं। बहुत सही, ये बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नागेंद्र ने भावनाट्य कहा गीति नाट्य को। बिल्कुल सही साथियों। आगे चलते हैं हमारे 10वें प्रश्न पर, ध्यान से देखिए इसे भी। मोहन राकेश का कौन सा नाटक अश्वघोष के महाकाव्य सोरानंद के आधार पर है? मोहन राकेश का कौन सा नाटक अश्वघोष के महाकाव्य सोरानंद के आधार पर है? लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पैरों तले की जमीन या आधे अधूरे? बताएं साथियों। बिल्कुल सही प्रश्न। ये हम बहुत पुरानी प्रश्नमाला में चलाए थे इस तरह के प्रश्न, ये उसी से उठाया हमने फिर से। बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। शाबाश। लहरों का राजहंस यह अश्वघोष के महाकाव्य सोरानंद के आधार पर लिखा गया है। आगे है हमारा 11वां प्रश्न, ध्यान से देखिए इसको भी। कालिदास, यहाँ पर कालिदास लिख दिया गया है, थोड़ी सी मिस्टेक है, चलो कोई बात नहीं। कालिदास अंबिका मल्लिका आदि किस नाटक के मुख्य पात्र हैं? कालिदास अंबिका मल्लिका आदि किस नाटक के मुख्य पात्र हैं? लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पैरों तले की जमीन या आधे अधूरे? किस नाटक के मुख्य पात्र हैं? ये तीन उस नाटक के मुख्य पात्र हैं। कालिदास, उसकी प्रेमिका मल्लिका, और अंबिका उसकी मतलब जो उसकी प्रेमिका है मल्लिका, उसकी माता है अंबिका। बताएं साथियों। बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आषाढ़ का एक दिन इस नाटक के मुख्य पात्र हैं। आगे चलते हैं 12वां प्रश्न। साथियों देखिए तनिक इसे भी ध्यान से। भीष्म साहनी का कौन सा नाटक जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है? बहुत प्रसिद्ध नाटक है इनके भी उपन्यास भी। कौन सा नाटक इनका जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है? आलमगीर, माधवी, रंग दे बसंती चोला या हानुश? कौन सा सही होगा? जी साथियों, बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। रंग दे बसंती चोला ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। साथियों आगे हमारे पास 13वां प्रश्न है, ध्यान से देखना है इसको भी। सृजनात्मकता एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष किस नाटक के विषय हैं? एक तो सृजनात्मकता एवं विध्वंस, विध्वंस होता ढह जाना, नई एवं पुरानी पीढ़ी के बीच का संघर्ष किस नाटक के मुख्य विषय हैं? कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन या शारदिया? साथियों आजकल विषय बहुत पूछे जाते हैं, तो विषय जरूर याद करें, ठीक है। पात्र तो बहुत सामान्य सी बात है, वो तो कभी भी पूछ सकते हैं क्या। बिल्कुल साथियों, वेरी गुड। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोणार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न है साथियों, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी हो सकता है कईयों के लिए। भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार दृश्य काव्य के 3 मुख्य तत्व बताइए। भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार दृश्य काव्य, जैसे नाटक भी कहा जाता है, उसके 3 मुख्य तत्व, ठीक है, बताइए। प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, सार श्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य, वस्तु, नेता और रस, या संकलन त्रय, संधियाँ और अर्थ प्रकृतियाँ? साथियों इसके बारे में हम बहुत खास एक वीडियो बनाए हैं, और बिल्कुल देखिए उस वीडियो को जाकर, प्लेलिस्ट में बनी है, ठीक। जो यूजीसी नेट की हम तैयारी करवा रहे हैं उसमें जाकर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट खोलिए, बाकायदा हमने 4 से 5 पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट करी है, ठीक है, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार दृश्य काव्य के 3 मुख्य तत्व।
भारतीय नाट्य काव्य के अनुसार तो साथियों 3 हैं, लेकिन अभी तो जैसे कथा वस्तु, कथोपकथन, उद्देश्य, पात्र चित्र चित्रण, है ना, देश काल वातावरण, भाषा शैली, ये 6-7 माने जाते हैं अभी हाल ही में। लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र या माफ़ करेंगे, भारतीय नाट्य शास्त्र में मूल रूप से 3 माने जाते थे। दशरूपक पुस्तक है धनंजय की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भारतीय नाट्य शास्त्र से संबंधित नींव है। बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, वस्तु, नेता, रस। ठीक है, ये 3 मुख्य तत्व माने जाते थे भारतीय नाट्य शास्त्र में। आगे चलते हैं हमारे 15वें प्रश्न पर, इसको ध्यान से देखिए जरा। नाट्य धर्म, जिसको नाटकीय संवाद भी कहते हैं, या नाट्य संवाद। ठीक है, नाट्य धर्म अर्थात संवाद की दृष्टि से वस्तु 3 प्रकार की होती हैं। वह 3 प्रकार कौन से हैं, यह बताना है। वस्तु मतलब कथा वस्तु। ठीक है, नाट्य धर्म अर्थात संवाद की दृष्टि से वस्तु 3 प्रकार की होती है। यह 3 प्रकार कौन से हैं? प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, सर्वश्राव्य, अश्राव्य, नियत श्राव्य। आगे है कार्यस्थान समय, आगे है अवस्थाएं, संधियां या संकल्प। इसके बारे में साथियों हम पहले ही बताए हैं एक खास वीडियो में, वही वीडियो में हम आपको सब जानकारी दे रखे हैं पहले। बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन। ठीक है, ये सर्वश्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य, इसमें बताया गया है कि किस तरह के संवाद होने चाहिए। ठीक है, वो वीडियो हमारी ज़रूर देख लीजिएगा। आगे 16वां प्रश्न है, तनिक देखिए ध्यान से इस प्रश्न को भी। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार मुख्य नायक कौन है, या उसके क्या कौन कौन से गुण होते हैं मुख्य नायक में, किस तरह के बताए गए हैं। तो 3 नाम सुझाए हैं, हालांकि 4 नाम मुख्य हैं, लेकिन 3 तो बताइए कौन से हैं। भारतीय काव्य शास्त्र या भारतीय नाट्य शास्त्र भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार मुख्य नायक कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से होते हैं, बताइए साथियों। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है साथियों, आप जरूर देख लीजिएगा। बताइए, धीर ललित, धीर शांत, धीरोदात, धीर शांत, धीरोदत्त या शठ नायक, दक्षिण नायक, दृष्ट नायक, अनुकूल नायक, या पहला और दूसरा सही है। बताएं कौन सा सही है साथियों, मुख्य नायक कौन से हैं, कौन से हो सकते हैं। प्रश्न थोड़ा सा टफ जरूर है। बिल्कुल, यहाँ पर साथियों ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, धीर ललित, धीर शांत, धीरोदात। ठीक है, धीर ललित, धीर शांत, धीरोदात, यह 3 मुख्य नायक हो सकते हैं, क्योंकि धीर ललित के अलग से विशेषताएं हैं, धीर शांत की अलग से और धीरोदात की अलग से हैं। ओके, लेकिन एक चौथा भी है धीरोदत्त। ठीक है, यह भी हो सकता है। ये 4 मुख्य नायक हो सकते हैं किसी भी नाटक के। ठीक है साथियों, समझने के लिए आप ये चार्ट देख सकते हैं साथियों, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा लेकिन माफ़ करिएगा। ठीक है, धीर ललित, ये देखिए, इसके लिए एक हालांकि श्लोक भी है, लेकिन धीर ललित की क्या विशेषताएं होती हैं? चिंता रहित होता है, कलाओं का प्रेमी होता है, कला प्रेमी होता है कहने का तात्पर्य, सुखी, कोमल और नायक धीर ललित कहलाता है। ठीक है साथियों, मतलब अच्छे आचरण वाला, ये वाला धीर ललित की ये विशेषताएं होती हैं। धीर शांत, विनय इत्यादि जो नायक के सामान्य गुण कहे जाते हैं, उन गुणों से युक्त नायक धीर शांत होता है। तो यह भी बिल्कुल मुख्य नायक हो सकता है। तीसरा है धीरोदात, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यह भी नाटक के नायक गुण हो सकते हैं। धीरोदात भी हो सकता है। तो धीरोदात में कौन सी विशेषता आती है नायक में? शोक, क्रोध आदि संवेगों पर नियंत्रण करने वाला, अति गंभीर, क्षमाशील, ठीक है, आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा ना करने वाला, स्थिर, अहम भाव को दबाकर रखने वाला, दृढ़ व्रत, ये सब विशेषताएं धीरोदात में हो गई। आगे साथियों और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 4 मुख्य हैं। धीरोदत्त आखिरी होता है, लेकिन 3 तो पहले आप याद कर लीजिए। धीरोदत्त, इसमें घमंड, ढहा अधिक होता है, जो माया और कपट में तत्पर रहता है। तो ऐसा भी एक नाटक में नायक हो सकता है, लेकिन पहले 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आगे साथियों जो प्रश्न है ध्यान से देखिए, प्रतीकवादी नाटक परंपरा का विकास प्रसाद ने किस नाटक से माना है?
बताइए। बताएं साथियों। प्रतीकवादी नाटक परंपरा का विकास किस नाटक से माना जाता है? तो प्रसाद के किस नाटक के प्रसाद ने नहीं बल्कि प्रसाद के किस नाटक से माना जाता है, ऐसे है, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामना या अजातशत्रु? प्रतीकवादी नाटक परंपरा का विकास या आरंभ किस नाटक से माना जाता है प्रसाद के? ये बिल्कुल साथी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कामना से। ठीक है, आगे हमारे पास है 18वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का नहीं है? निम्न में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का नहीं है? नाटक प्रेमचंद के भी मिलते हैं 3 नाटक, हालांकि नाटक शैली में वो ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं हुए नाटक लिखने में, लेकिन फिर भी उनके 3 नाटक हैं, याद करने हैं आपने। गंगा का बेटा, करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी। कौन सा साथियों? जी बिल्कुल साथियों, पहला बिल्कुल सही है, गंगा का बेटा। यह प्रेमचंद का नहीं है। ठीक है, यह किसका है साथियों? यह भी आपको बता देते हैं, यह पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न है, कौन सा नाटक मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है? कौन सा नाटक मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है? छोटे शहद, बड़े शहद, अब्दुल्ला दीवाना या कैदे हयात या आगरा बाजार? कौन सा नाटक मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है? जी साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कैदे हयात। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक। आगे है 20वां प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा की किस नाटक में सत्ता और साहित्यकार के बीच द्वंद्व का चित्रण है? सत्ता और साहित्यकार के बीच द्वंद्व का चित्रण है। सत्ता मतलब सरकार, जो उस वक्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में उन्होंने एक नाटक लिखा था, लेकिन उस वक्त के जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने ज़बरदस्ती, उस नाटक में बताया गया है कि ज़बरदस्ती उस नाटक के 8वें सर्ग को परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया था चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त का नाटक था वो, हालांकि सुरेंद्र वर्मा ने ये जिक्र किया उस नाटक में। तो बिल्कुल बताइए, सेतुबंध, द्रौपदी, 8वां सर्ग या 1 दूनी 2? ये साथियों आपको बता देते हैं कि यदि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए करा है और हिंदी नाटक आपने तीसरा विकल्प में पढ़ा है, तीसरे सेमेस्टर के तीसरे विकल्प में हिंदी नाटक आपने रखा हो, तो बिल्कुल आपने ये पढ़ा होगा, फिर तो वो नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। जी बिल्कुल, 8वें सर्ग, हमने जैसे शुरू में ही प्रश्न में ही बता दिया था, 8वां सर्ग जो नाटक है सुरेंद्र वर्मा का, उसमें द्वंद्व का चित्रण है। थोड़ा कठिन प्रश्न था लेकिन आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न साथियों, नाटक के कौन से प्रकार एकांकी के श्रेणी में आते हैं? नाटक के कौन से प्रकार एकांकी के श्रेणी में आते हैं? भाण, प्रहसन, विथि या उपरोक्त सभी? बताएं साथियों। यहाँ एकांकी से थोड़े से प्रश्न शुरू हो जाएंगे, हालांकि 10 प्रश्न लाया है एकांकी से, बहुत बड़ा एकांकी का क्षेत्र नहीं है, लेकिन नाटक का ही एक रूप माना जाता है एकांकी को। जितने भी तत्व वगैरह होंगे वो नाटक और एकांकी दोनों के एक जैसे ही। यहाँ पे बताइए कौन सा नाटक का प्रकार एकांकी की श्रेणी में आते हैं? जी बिल्कुल, भाण, प्रहसन, विथि, उपरोक्त सभी। बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। भाण भी 1 अंक का होता है, प्रहसन भी 1 अंक का हो सकता है, हालांकि छोटे छोटे अंकों में विभाजित हो सकता है प्रहसन, जैसे कि अंधेर नगरी। आगे विथि जब 1 अंक का होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा हम कह सकते हैं क्षेत्र नहीं होता है एकांकी का, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, छोटा प्ले इसे हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, आपने याद रखना है इसको। तो भाण, प्रहसन और विथि ये एकांकी की श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं साथियों, 22वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य में प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? बादल की मृत्यु, एक घूंट, चारू मित्रा या दीपदान? जी साथियों,
जी बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद की एकांकी एक घूंट, इसे हिंदी की प्रथम एकांकी भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपने पहला विकल्प चुना तो वो भी सही है साथियों, बादल की मृत्यु। हालांकि इसका प्रकाशन वर्ष 1930 है और एक घूंट का 1929। तो एक घूंट को हम पहली एकांकी मानेंगे। ठीक है, प्रथम एकांकी। ओके साथियों, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। बादल की मृत्यु को भी कुछ विद्वान हिंदी की पहली एकांकी मानते हैं। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी इसी तरह का ही है। नागेंद्र ने किसे पहली एकांकी माना है? माफ़ करिएगा, नागेंद्र ने किसे पहला एकांकीकार माना है? ठीक है, तो किसे पहला एकांकीकार माना है नागेंद्र ने? राम कुमार वर्मा, जय शंकर प्रसाद, मोहन राकेश या विष्णु प्रभाकर? बताएं। नागेंद्र ने किसे पहला एकांकीकार माना है? जी बिल्कुल साथियों, नागेंद्र ने जयशंकर प्रसाद को हिंदी का पहला एकांकीकार माना है। आपने ये लिख लेना साथियों ध्यान से। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। वी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 23वें प्रश्न पर। माफ़ करिएगा, 23वां ही था। 24वां प्रश्न अभी हमारे सामने है। किसकी एकांकियों पर बर्नार्ड शॉ का प्रभाव है? किसकी एकांकियों पर बर्नार्ड शॉ एक पाश्चात्य लेखक हुए हैं। ठीक है, उनके कुछ नाटकों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है इस निम्नलिखित एक एकांकीकार पर। बताइए साथी, किसकी एकांकियों पर बर्नार्ड शॉ का प्रभाव है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र या राम कुमार वर्मा? बताएं साथियों कौन सा सही होगा? जी बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, इनकी एकांकियों पर बर्नार्ड शॉ का प्रभाव दिखता है। बर्नार्ड शॉ की लेखन शैली का प्रभाव है इनके ऊपर। आगे साथियों, निम्नलिखित में से रेडियो एकांकीकार कौन है जिन्होंने रेडियो के लिए भी एकांकी लिखी? जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, अशक या मोहन राकेश? रेडियो एकांकीकार वैसे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन निम्नलिखित में से एक ही है। बिल्कुल साथियों, उदय शंकर भट्ट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे साथियों हम चलते हैं। यह देखिए प्रश्न, बुद्ध की एक शिष्या और तेग बहादुर की भविष्यवाणी किसकी एकांकी हैं? बुद्ध की एक शिष्या और तेग बहादुर की भविष्यवाणी किसकी एकांकी हैं? बताएं। उदय शंकर भट्ट, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर या सेठ गोविंद दास? बताएं साथियों। बुद्ध की एक शिष्या तेग बहादुर की भविष्यवाणी किसकी एकांकी हैं? प्रसिद्ध कहाँ एकांकी हैं साथियों ये? बताएं। जी बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, सेठ गोविंद दास की। आगे चलते हैं। हमारे पास 27वां प्रश्न है साथियों, अभिनव एकांकी, आधुनिक एकांकी और चार एकांकी आदि किसके एकांकी संग्रह है? यह प्रश्न ध्यान से पढ़िए। यानी एकांकी संग्रह के नाम देखिए और फिर बताना है किसके एकांकी संग्रह है। विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, मृदुला गर्ग या सेठ गोविंद दास? जी बिल्कुल साथियों, यह उदय शंकर भट्ट के एकांकी संग्रह है। बी ऑप्शन द राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। राम कुमार वर्मा ने कौन सी एकांकी पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर रची थी? राम कुमार वर्मा ने कौन सी एकांकी पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर रची थी? जैसे पश्चिम में
शॉर्ट एक्ट प्ले लिखे जाते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने इस निम्नलिखित एक एकांकी की रचना की। कौन सी थी वो एकांकी? पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा या बादल की मृत्यु? बताएं साथियों। जी बिल्कुल साथियों, बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर, बादल की मृत्यु। और यह राम कुमार वर्मा की पहली एकांकी भी मानी जाती है, ठीक है। और पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर उन्होंने जी रची थी। आगे है हमारे पास प्रश्न, मगध महिमा एक काव्यात्मक एकांकी है, यह किसकी है? मगध महिमा एक काव्यात्मक एकांकी है, यह किसकी है? राम कुमार वर्मा, निराला, रामधारी सिंह दिनकर या पंत? बताइए। काव्यात्मक, काव्यनुमा एकांकी भी होती है साथियों। मगध महिमा, तो साथियों बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर की एकांकी है ये। आगे साथियों, एकांकी विधा निम्न में से किस विधा के सबसे निकट है? ये तो प्रश्न आना चाहिए। एकांकी विधा निम्न में से किस विधा के सबसे निकट है? उपन्यास, कहानी, नाटक या रेखा चित्र? एकांकी विधा निम्नलिखित में से किस विधा के सबसे निकट है? ये बिल्कुल साथियों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नाटक, ठीक है। नाटक से सबसे नज़दीक हैं। आगे साथियों 31वां प्रश्न है, फिर से नाटकों से प्रश्न आएंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसे समस्यात्मक नाटकों का जन्मदाता माना? डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसे समस्यात्मक नाटकों का जन्मदाता माना? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मीकांत वर्मा या अमृत राय? बताएं साथियों कौन सा सही होगा? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मीकांत वर्मा या अमृत राय? बिल्कुल साथियों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लक्ष्मी नारायण मिश्र को उन्होंने समस्यात्मक नाटकों का जनक माना। आगे चलते हैं, 32वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए। भारतेंदु ने कुल कितने नाटक रचे? 10, 17, 27 या 29? बताएं साथियों। भारतेंदु ने कुल कितने नाटक रचे? शीघ्र बताइए। बताएं साथियों। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 17, जिनमें से 8 अनुदित थे और 9 मौलिक थे। आगे चलते हैं हमारे 33वें प्रश्न में, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए साथियों। किसने यह कहा कि बिहार प्रांत के किसी जिम्मेदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए भारतेंदु ने अंधेर नगरी नाटक की रचना की? किसका यह विचार था निम्नलिखित विद्वानों में से? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, पांडे बेचन शर्मा उग्र या ब्रज रत्न दास? थोड़ी सी हैंड राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी हो गई यहाँ पर, लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, घाई घाई में मैंने बदला है इसको। पहले इसकी जगह बहुत आसान प्रश्न था, लेकिन यह भी पता होना चाहिए अंधेर नगरी जो कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक और एक छोटा नाटक है, प्रहसन, व्यंग्य करता है। तो यह भी एक विचारधारा है कि बिहार प्रांत में एक जिम्मेदार था, उसने बहुत ज़्यादा अन्याय कर रखा था उस इलाके में, तो उसके अन्यायों को लक्ष्य करके उसको सुधारने के लिए भारतेंदु ने नेशनल थिएटर में इस नाटक की रचना की थी। कौन सा ऑप्शन लग रहा है साथियों? जी साथियों डी ऑप्शन आएगा, अगर नहीं पता है बता देते हैं। ब्रज रतन दास, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है भारतेंदु हरीशचंद्र, उसमें ये कहा है, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं हमारे 34वें प्रश्न पर। भारतेंदु ने किस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है? भारतेंदु ने किस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है?
जी साथियों, रामायण महानाटक, नहुष, अनग या आनंद रघुनंद। जी बिल्कुल साथियों, बिल्कुल यह जो उत्तर आएगा वो आएगा नहुष। ठीक है, हालांकि सभी नाटक हैं, लेकिन नहुष जो है ये हिंदी का पहला नाटक माना है भारतेंदु ने। ये इनके पिता के द्वारा ही लिखा गया था, गिरधर दास, जो गोपाल चंद्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे 35वां प्रश्न, भारतेंदु का पहला अनुदित नाटक सती प्रताप, प्रेम जोगनी, विद्या सुंदर या मुद्रा राक्षस। बहुत सामान्य सा प्रश्न है ये, तो काफ़ी बार आ भी चुका है परीक्षाओं में। बताइए साथियों। ये बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, विद्या सुंदर। आगे चलते हैं हमारे 36वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन जनवादी नाटककार है? निम्न में से कौन जनवादी नाटककार माना जाता है? शंभुनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अमृत राय या लक्ष्मी नारायण लाल। बताए साथियों। ये बिल्कुल जनवादी आंदोलन ही 1975 के बाद आया था, खासकर 1980 के बाद 1982 में। जी बिल्कुल साथियों, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बकरी, गरीबी हटाओ, इस तरह के उनके 2-3 नाटक मिलते हैं साथियों। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उनको जनवादी नाटककार कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पीड़ित लोगों के लिए लिखा, शोषित जनता थी। ठीक है, और जनवादी आंदोलन तो वैसे भी मार्क्सवादियों से प्रेरित था। आगे हमारे पास 37वां प्रश्न है, कौन गीति नाट्य नहीं है? कौन सी पुस्तक यहाँ गीति नाट्य नहीं है? विश्वामित्र, कृष्णार्जुन, युद्ध, अनग या अंधाजुग। बताएं साथियों। विश्वामित्र उदय शंकर भट्ट की है रचना, कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी की, अनग मैथिली शरण गुप्त और अंधाजुग धर्मवीर भारती। जी साथियों, कौन गीति नाट्य नहीं है? बिल्कुल साथियों, इसका जो सही उत्तर आएगा वह है कृष्णार्जुन युद्ध। ठीक है, यह गीति नाट्य नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुस्तक। ठीक है, एक नाटक कह सकते हैं इसे भी, और यह गीति नाट्य नहीं है, बाकी 3 हैं। आगे चलते हैं साथियों। 38वां प्रश्न है, ध्यान से देखें। प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त 1933 ईस्वी में किस नाम से प्रकाशित हुआ? हालांकि इस नाटक का प्रकाशन 1931 में ही हो चुका था, लेकिन 1933 ईस्वी में किसी और नाम से भी प्रकाशित हुआ था। क्या था नाम? अभिनव चंद्रगुप्त, स्पर्धा चंद्रगुप्त, आर्य चंद्रगुप्त या देवी चंद्रगुप्त। बताएं साथी। बिल्कुल साथी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, अभिनव चंद्रगुप्त। आगे हमारे पास 39वां प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न ऑफ दिस वीडियो। प्रसाद के किस नाटक में हर्षचरित और चीनी यात्री हवेन सॉन्ग का विवरण है? ये पढ़ा होगा, प्रत्येक नाटक का विषय वस्तु भी याद होना चाहिए। प्रसाद के किस नाटक में हर्षचरित मतलब हर्ष से संबंधित, जीवन से संबंधित कुछ पल, ठीक है, उनके जीवन के बारे में, और चीनी यात्री हैं हवेनसांग के बारे में विवरण मिलता है उनके किस नाटक में? प्रसाद के किस नाटक में साथियों? विशाख, राज्यश्री, अयात शत्रु या करुणालय। बताएं। बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राज्यश्री। आगे चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न पर।
अंधाधुंध मचियो सब देसा, मनहु राजा रहत बदेसा। किसकी पंक्ति है? भारत दुर्दशा से, अंधेर नगरी नाटक से, भारत जननी या सती प्रताप से। यह पंक्ति बहुत सही साथियों, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों, अंधेर नगरी से यह पंक्ति है। बहुत सही। और इस तरह हमारे 1880 प्रश्न समाप्त हुए साथियों। वेरी गुड। अभी हमें अंक बता दीजिए आप कितने बने। अगर आपके आज 25 प्लस भी रहे हैं, 25 प्लस भी स्कोर रहा है तो बहुत सही, क्योंकि कठिन प्रश्न भी थे बीच में जो कि नाटक से बनते ही हैं। इस तरह के प्रश्न जब भी नाटक से ऐसे प्रश्न लाएंगे तो कठिन भी लाएंगे थोड़े। अभी यह तो कम ही पूछा जाता है कि यह नाटक किसका है ना। अगर इसी तरह का लाना है वो भी ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बड़े नाटककार तो लगे नहीं है हिंदी मास्टर कैडर में, लेकिन प्रसिद्ध नाटकों के बारे में सदैव पूछ लिया जाता है। बिल्कुल सही साथियों, 25 प्लस 30 प्लस, बहुत सही। और इसी तरह से मेहनत करते रहें, यूनियन के साथ जुड़ते रहें। यूनियन का साथ देना है साथियों, बहुत ज़रूरी है इस वक्त। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।